डिलिमिटेशन में केवल संख्या नहीं होती है, क्षेत्र भी बदलता है। बिल्कुल। क्या भारत में कोई ऐसी महिला है जो निकट भविष्य में प्रधानमंत्री बनती आपको दिख रही है? कोई नहीं। अगर चाणक्य चंद्रगुप्त बनने का प्रयास करते तो न वो चंद्रगुप्त बन पाते, न वो चाणक्य रह पाते। भारत की राजनीति में क्या है, वो अपने देश के जो भी आपको लगता है कि इनके अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है, आप उन्हीं क्षमताओं को मार दे रहे हैं। और आप सोचते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, किसके आधार पर बनेंगे? आप जितने देश की राजनीति में जितनी भी कुरीतियां आई हैं वो डिलिमिटेशन पर रोक के बाद ही आई हैं, क्योंकि आपने जातिगत समीकरण बनाए। हमारा चुनाव प्रधानमंत्री के लिए हम चुनाव नहीं चुनते हैं, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो जनप्रतिनिधि कौन होगा? जो हमारे बीच हो, हमारे लिए बेहतर किया होगा वही होगा। हम पार्टी के नाम पर वोट कैसे देने लगे कि देश के लोकतंत्र में हम चुनाव के बीच में जाकर के प्रत्याशी कौन लड़ रहा है हम नहीं जानते। तो आप राजनीति को, लोकतंत्र को राजतंत्र में तो आप बदल ही दिए हैं। अगर हम अपने पिताजी के पैर छूते हैं तो हमारे पिताजी का ये अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि लोकतंत्र तभी बनता है जब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये तो कर्तव्य हुआ ना। अधिकार ये हुआ कि आप उससे काम करवाइए, वो काम करवाइए जिसके लिए आपने उनको वहां बैठाया है। हमने उल्टा नैरेटिव सेट किया। और किसने सेट किया कि अगर किसी राज्य में अगर प्रजा भूखी सो रही है तो राजा को खाना खाने का अधिकार नहीं है। ये राजतंत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो लोकतंत्र में 30 लाख लोगों की आवाज जो है, अगर कोई व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है तो उसको संसद होने का अधिकार है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर हम बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा देश में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अक्सर हमारे देश में जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो गौण हो जाते हैं, लेकिन हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे जो गौण है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक छोटा सा परिचय रुद्र भाई आपका दे दे। आयुवा के फाउंडर हैं और देश के तमाम बड़े जो चैनल्स हैं उस पे आपको डिबेट करते हुए नजर आएंगे, देश की राजनीति के विषय में बात करते नजर आएंगे। तो शुरुआत में मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आयुवा का मकसद क्या है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि डीलिमिटेशन को लेकर के शॉर्ट्स काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। डीलिमिटेशन है क्या, इसके विषय में आप बता चुके हैं, लेकिन मैं जानना ये चाहूंगा क्यों। दरअसल क्या है ना अभिषेक जी, डिलिमिटेशन एक ऐसा विषय है कि जो देश के लिए इतना जरूरी है कि जिसकी कोई मतलब बात करी ही नहीं जा सकती है कि इसकी जरूरत कितनी है, लेकिन उसको पे चर्चा ही नहीं होती। और चर्चा नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि हम मतलब देश की राजनीति किस धारा में बह रही है कि जिसमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर चर्चा ही नहीं हो रही है तो उस पर काम कैसे होगा। तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस विषय को उठाया। क्योंकि ये विषय उठाने के लिए पता नहीं ऐसी किस विषय में क्या है कि जिसको लोग एक अछूत की तरह से व्यवहार करते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि इसको छू देने से कुछ नुकसान हो जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता, जितना मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे कि इस विषय में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लोग इतने डरे हुए हैं। ये तो और अच्छा ही है। राजनीति में जितने लोग हैं उनके लिए तो ये एक तरह से वरदान से कम ही नहीं है, क्योंकि आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आने वाले समय में अगर संख्या बढ़ती तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा राजनीति के लोगों को होने वाला है। लेकिन वो इस चीज़ को जानते नहीं हैं, या जानते हुए भी उस पर काम नहीं करते हैं, या उसके बारे में चर्चा तक नहीं करते हैं। और मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है इस बात को देख करके कि अधिकांश लोगों से जब मेरी बात होती है तो पूछते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं कि अगर आपको डिलिमिटेशन जैसे शब्द का नहीं पता है तो आप राजनीति में आपके होने का मतलब क्या होता है। क्योंकि ये राजनीति का बहुत बेसिक चीज होता है कि जो सबको पता होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और देखिए, हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है अपने देश के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो मुझे ही क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस विषय पर काम करना शुरू किया और मैं इसको चाहता हूं कि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग इस बात पर चर्चा करें, समझें कि ये आखिर चीज है क्या और किस तरह का फायदा इसमें है, क्या नुकसान है, इसको जाने और समझें। इसलिए मैंने इसको मोटा जो मैं समझ पाया हूं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए,
10,000 लोगों पे एक थाना होना चाहिए, तो कुछ उसी अंदाज में अगर हम समझें तो परिसीमन या डिलिमिटेशन का मतलब यही है कि एक निर्धारित संख्या, उस पे एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जी अभिषेक जी, यही एक तथ्य है जो डिलिमिटेशन का है, और इसकी आधारभूत संरचना भी यही है कि समय के साथ चीजें बढ़ेंगी, और अगर कोई चीज जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में इस बात का प्रोविजन किया गया कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी और जब जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके बाद परिसीमन लागू होगा। और ये संवैधानिक है, गैर संवैधानिक कुछ नहीं है, और ये होना चाहिए, क्योंकि संख्या बढ़ रही है, प्रतिनिधित्व बढ़ना अगर नहीं बढ़ता है तो ये जो हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में जनता के अधिकार या जनता के प्रतिनिधि या जनता की सरकार, उसका महत्व कम होता है। तो इसीलिए इसको लगाया गया। लेकिन इसमें जो दिक्कत वाली बात आती है कि आखिर ये हम हर जगह इस बात को बात करते हैं कि भाई लोग बढ़े हैं तो चीज़ें और बढ़नी चाहिए, लेकिन ये राजनीति में ऐसी क्या दुविधा आ जाती है, क्या परेशानी आ जाती है कि जहां हम उससे डरने लगते हैं, हम उस पर रोक लगा देते हैं। जबकि आज आप देखेंगे कि देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बात करी जाए तो राजनीति को आवश्यकता है लोगों की। उसकी वजह मैं बता रहा हूं आपको कि आज आप देख रहे हैं कि बिहार की मैं बात कर रहा हूं कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में लाया जा रहा है कि जिससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि आपके पास वैकेंट टीम नहीं है, आपके पास वो लोग नहीं है जो सफल राजनीति करने के योग्य हैं, तभी तो आपको बाहर के लोगों को लाना पड़ता है। अब आप मीडिया में हैं तो मीडिया में आप बाहरी लोगों को थोड़ी लाएंगे, आप उन्हीं लोगों को आगे करेंगे जो पहले से उसमें काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हो गए हैं। लेकिन अगर आपको बाहरी लोगों को लाने की जरूरत पड़ रही है जो इस फील्ड से नहीं है, तो आप ये सोच लीजिए कि उस इंडस्ट्री की स्थिति क्या है, क्योंकि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जो बाहरी लोगों को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया हर जगह होता है कि आप इतने समय काम करिए, बेसिक पे काम करिए, फिर आप आगे बढ़िए। ऐसे केवल राजनीति ऐसे है कि किसी को भी उठा ले रही है। आप देख लीजिए राजनीति में कौन लोग हैं कि जो अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, और दूसरी सबसे बड़ा बात यह है कि उसके बावजूद वो अपना काम कर रहे हैं। अगर एक सिंगर है, एक एक्टर है, या कोई स्पोर्ट्समैन है, या कोई बिजनेसमैन है, तो उसने अपना काम नहीं बंद किया। राजनीति उसका सेकंड बिजनेस है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी नहीं है। आज भी आप देख लीजिए कि देश के सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम को कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इतने महत्वपूर्ण चीज को जहां से नीतियां निर्धारित होती हैं, हम बार बार कहते हैं कि संविधान का मंदिर है, देश का मंदिर है संसद या विधानसभाओं को हम कहते हैं, तो उसमें जब आपके पास लोग नहीं हैं तो मंदिर किस खंडहर से बढ़ के और क्या हुआ। तो ये एक जो व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा खटकने वाली है, इसीलिए मैंने इस विषय पर काम करना शुरू किया। तो अभी तक काम करते हुए क्या समझे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां आखिर इससे भागती क्यों हैं? देखिए, मैं जो समझ पाया हूं कि डिलिमिटेशन पर रोक लगाने की जो प्रक्रिया थी, ये पूरी तरह से सोची समझी एक साजिश थी। कारण क्या है कि जब हम पीछे चलते हैं और जब देश का हमने संविधान अपनाया, तो संविधान में इस बात की व्यवस्था इसीलिए की गई क्योंकि जब संविधान निर्माताओं ने इस विषय को सोचा होगा, समझा होगा, तो ऐसा भी वो कर सकते थे, सीटें फिक्स कर दी जाती हमेशा के लिए। लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था को रखा क्योंकि समय के अनुसार चीजें बढ़ेंगी और उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज की व्यवस्था करी कि आप डिलिमिटेशन के तहत एक चीजें करी जाएंगी। दूसरी चीज एक आप गौर करने वाली बात है कि राजनीति में उनको पता था कि रिटायरमेंट तो होगा नहीं। तो जब रिटायरमेंट नहीं होगा तो नए लोग कैसे आएंगे, नए लोगों को अवसर कैसे मिलेगा? नए लोगों को अवसर तभी मिलेगा जब डिलिमिटेशन में सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि आप उन लोगों को हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर ताकतवर व्यक्ति, चाहे वो किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडस्ट्री में, अगर वहां रिटायरमेंट न हो तब तो इतना ताकतवर हो जाएगा एक समय के बाद कि वो किसी को आने ही नहीं देगा। तो अगर उसका हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम रिटायरमेंट राजनीति में लगा सकें, तो डिलिमिटेशन से नए लोग जब आएंगे तो नए लोग आएंगे तो अच्छे लोग आएंगे। और हर बार जो नए लोग आएंगे वो पुराने लोगों के तो कंपटीशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब सीटें नहीं होंगी लोग नए आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात का निर्धारण किया कि नहीं, डिलिमिटेशन होना चाहिए, और हुआ भी। लेकिन आप ये सोचिए कि इमरजेंसी के दौरान डिलिमिटेशन पर रोक लगाई जाती है, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है?
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर डिलिमिटेशन पर रोक लगाना भी है तो एक सामान्य समय में किया जा सकता था, जब सब कुछ सामान्य सुचारू रूप से चल रहा था उस समय आप कर सकते थे, उस पर चर्चा होती, लोग पक्ष विपक्ष में अपनी राय रखते। हो सकता है कि मान लीजिए उस राय में ये भी बन सकता था कि भाई रोक लगाना फायदेमंद हो, लेकिन जिसपे न कोई चर्चा है न जिसपे कोई राय है, इमरजेंसी के दौरान उस पर रोक लगा दिया जाता है। तो ये इस साजिश का हिस्सा है। दूसरे क्या है कि जब नए लोग नहीं आएंगे तो उसका क्या फर्क पड़ेगा कि पुराने लोग और ताकतवर होंगे। और आज देश की राजनीति की स्थिति यही हो गई है कि जब लोगों से, आम आदमी से पूछा जाता है तो राजनीति के बारे में उनकी धारणाएं इतनी गंदी क्यों हो गई हैं? इसी वजह से हो गई हैं क्योंकि राजनीति को इस तरीके से किया गया है कि आज चौथी जनरेशन, तीसरी जनरेशन के सामान्य नेता आपको दिखाई देंगे जो सत्ता पर कब्जा उन्होंने बना लिया, क्योंकि उन्होंने सारे समीकरण सेट कर लिए। आप एक उदाहरण के तौर पर अगर आप एक खेल के मैदान की बात करिए कि अगर एक खेल के मैदान के आप सारे समीकरण को सेट कर लीजिए तो आप किसी को जीतने कैसे देंगे? इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ा आसान चीजें होती हैं कि जब हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट का थोड़ा सा खेलने का अनुभव रहा है, तो हर पिच, हर जगह का मिजाज बदल जाता है। तो डिलिमिटेशन में केवल संख्या नहीं होती है, क्षेत्र भी बदलता है। बिल्कुल। तो जो ये समीकरण होते हैं इसको आप फिक्स नहीं कर सकते, वो हमेशा बदल जाएंगे। अच्छा रुद्र भाई, इसमें थोड़ा सा ये भी कि 2002 के करीब परिसीमन हुआ, वही सिर्फ क्षेत्र बदल दिए गए लेकिन सीटें तो बदली नहीं। क्या ये सिर्फ देश को दिखाने के लिए था कि हाँ ठीक है हमने कर दिया परिसीमन? नहीं, वो तो देखिए वो दिखाने के लिए आप क्षेत्र बदलेगा, क्योंकि उसमें केवल क्षेत्र बदलने की बात हुई, तो उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि सीटें उतनी ही थी। तो बस आप थोड़े से एक दूसरे के क्षेत्र को इधर उधर कर करके केवल मैनेज कर लिए, तो वो कोई उसको परिसीमन आप कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परिसीमन का मतलब तभी होगा जब सीट बढ़ेगी। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तहत अगर मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 2001 के जो परिसीमन में हुआ था तो उसमें हमने 80 की 80 सीटें रखी, केवल एक दूसरे के क्षेत्र को बदले, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब 80 की जगह 85 या 90 सीटें हो जाती तो सारे क्षेत्र बदल जाते, क्योंकि उसी एरिया में आपको 80 की जगह 90 सीटें देनी पड़ती, तो वो जो चेंज होता है वो बड़ा चेंज होता है। इसमें तो आप एक तरह से कहने के लिए केवल आपकी मतलब हम कर रहे हैं, और मुझे आज तक वो जो डिलिमिटेशन की बात करी जाती थी उसमें उसकी गिनती भी नहीं होती, क्योंकि ये आंशिक था और इसका कोई महत्व नहीं होता, तो इसलिए केवल दिखावे की आप बात कह सकते हैं। और उसी के साथ 25 साल की रोक को बढ़ा दिया गया, तो लोगों ने उसको डिलिमिटेशन भी समझा और 25 साल की रोक बढ़ गई, उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो अब क्या? क्योंकि एक तरीके से हम समझे तो 25 नहीं है, 50 साल पूरे होने जा रहे हैं जी। 50 साल पहले लोकसभा की 543 सीटें थी और वही आज है। उस समय अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो एक जनप्रतिनिधि पे लगभग 10 लाख 11 लाख के आसपास लोग थे, आज वही बढ़ करके लगभग 15 लाख 16 लाख के करीब पहुंच गए हैं। नहीं, वो 15-16 लाख नहीं है, वो 30 लाख के आसपास, 30 लाख के आसपास भी कई जगहों पे। हाँ। तो ये चीजें लोग तो समझ रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी इस चीज को समझ रहे हैं, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो संविधान बनाने वाले का आईक्यू लेवल कहां था? क्योंकि उन्होंने उसी समय सोच लिया था, और आज 75 साल बाद हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि परिसीमन हम करें ना करें, क्यों करें, हम जानते भी नहीं है परिसीमन। अगर ये कोई बोलता है तो वो बेवकूफ बनाता है। बिल्कुल बेवकूफ बनाता है अभिषेक जी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते हैं। जो चीज आपसे संबंधित है और उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप ही नहीं जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जानते सब लोग हैं, लेकिन वो किसी को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। अधिकार देना नहीं चाहते हैं इसलिए उस चीज को दबाए बैठे हैं, क्योंकि अगर लोग आएंगे, देखिए प्रतिस्पर्धा क्या होती है, प्रतिस्पर्धा जो होती है क्वालिटी को जन्म देती है, और ये भारत की राजनीति में नहीं लोग चाहते हैं। 50 सालों में भारत की राजनीति की दुर्दशा जो हुई वो क्यों हुई? अगर हम बात करते हैं, अगर हम डिलिमिटेशन जब हो रहा था उस समय के नेताओं की आप बात करिए तो एक नेता आप बताइए जिसके ऊपर कोई आरोप है, या वहां के उस समय के नेताओं के आप चरित्र पे कुछ उंगली उठा कर दिखाइए। उस समय देश की राजनीति में इतने महान लोग हुआ करते थे कि जिसकी लोग पूजा करते हैं, और आज भी राजनीतिक दल उन्हीं के बताए रास्ते पर या उनका नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद का दौर क्या हुआ?
पूरी राजनीति को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया कि राजनीति की तरफ आम आदमी के देखने की हिम्मत नहीं करता है। वो राजनीति को गंदगी की तरह ट्रीट करता है कि राजनीति पे बात होती तो बोलता है कि बहुत गंदी चीज होती है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। इसी वजह से, क्योंकि उसको बना दिया गया, प्रतिस्पर्धा हुई नहीं, वही लोग जमे पड़े हैं। अगर आज एक बात बताइए कि सचिन तेंदुलकर आज भी इंडिया टीम में खेल रहे होते तो क्या वो भारत रत्न होने का गौरव बचा पाते? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक हर चीज की देखिए एक समय सीमा होती है और ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप उसका हिस्सा हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं, आप उसको हमसे और आप बाकी लोगों से बेहतर समझते हैं कि इस चीज में हम क्यों आगे जाना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया और नानाजी देशमुख ने मंत्री पद छोड़ दिया था और उन्होंने ये कहा था कि 60 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं रहना चाहिए, उसको समाज सेवा करनी चाहिए, संवैधानिक पद पे नहीं होना चाहिए। और उन्हीं बाबा साहब देशमुख को भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन क्या उनका कोई अनुसरण करता है? क्यों नहीं करता है? कारण क्या है कि हम सत्ता के लोभ में इतने नीचे गिर गए हैं कि हम अपने देश के विकास के रास्ते की बाधा बन गए हैं। हम अपने देश के युवाओं का शोषण कर रहे हैं, हम उनको आगे आने नहीं देना चाहते। आज एक बात बताइए कि हम बात करते हैं बड़े बड़े देशों की, आप एग्जाम्पल लीजिए, ऋषि सुनक यूके में जाकर के प्रधानमंत्री बन गए और हमारे ख्याल से अगर उनकी उम्र 50-55 साल के आसपास होनी चाहिए, जो भी है। आप अपने देश में किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं? निकट भविष्य में तो नहीं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कारण क्या है कि हमारे पास सिलेक्शन के लिए वही 4 लोग हैं, उसके सिवा आपके पास अवसर ही नहीं है। हम बात करते हैं राजनीति की, हम बात करते हैं कि विश्व के पटल पे हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। यूएस के प्रेसिडेंट कैंडिडेट भारतीय मूल की महिला थी ना, कमला हैरिस चुनाव में थी। हारना जीतना एक अलग विषय है। क्या भारत में कोई ऐसी महिला है जो निकट भविष्य में प्रधानमंत्री बनती आपको दिख रही है? कोई नहीं। तो आप पहले सोच को बदलिए, ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है। क्योंकि देखिए हमेशा काबिल व्यक्ति कौन होता है? जो दूसरे के अंदर की काबिलियत को समझे और उसको बढ़ने का मौका दे। जरूरी नहीं है कि जो काम आप नहीं कर सकते वो दूसरा नहीं कर सकता है। भाई आज एक बात बताइए, हम इतिहास की बात करते हैं, भाई चंद्रगुप्त को चाणक्य ने बनाया, चाणक्य चंद्रगुप्त नहीं बन सकते। दोनों में हमेशा फर्क होता है। बिल्कुल। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप काम नहीं कर सकते वो दूसरे से नहीं करवा सकते हैं। बिल्कुल। अगर चाणक्य चंद्रगुप्त बनने का प्रयास करते तो न वो चंद्रगुप्त बन पाते न वो चाणक्य रह पाते। लेकिन उन्होंने ये देखा कि नहीं, इस व्यक्ति के अंदर वो प्रतिभा है, तो आज दोनों की महानता की चर्चा होती है और चाणक्य की महानता ज्यादा है क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया। भारत की राजनीति में क्या है, वो अपने देश के जो भी आपको लगता है कि इनके अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है, आप उन्हीं क्षमताओं को मार दे रहे हैं और आप सोचते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। किसके आधार पर बनेंगे? भाई जो अपने देश से जो लोग बाहर जा करके ये काम करके दिखा रहे हैं वो अपने देश में नहीं दिखा सकते थे। आप बताइए, एक नाम बताइए। 3 राष्ट्रपति का मैं उदाहरण दे रहा हूं, यूएस के सबसे ताकतवर देश माना जाता है। भाई अगर उस हिसाब से देखेंगे तो पूरे विश्व पटल पे उससे ताकतवर कोई देश नहीं है। और वहां 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं हो सकते और 8 साल का कार्यकाल है। आप काउंट करिए, 3 राष्ट्रपति लगातार हुए, क्लिंटन, बुश और बराक ओबामा। दोनों लोगों ने अपने 8-8 साल के कार्यकाल को पूरा किया और रिटायरमेंट जब उनका हुआ राष्ट्रपति पद से, कोई तीनों व्यक्ति में से 57 साल मैक्सिमम एज थी, उसके बाद हुआ ही नहीं। आप अपने देश की राजनीति में एक उदाहरण दे दीजिए जो 57 साल का व्यक्ति राजनीति को छोड़ दे, और वो भी यूएस जैसे देश के प्रेसिडेंट 2 बार होने के बावजूद। आज आप एक बात बताइए, उनको कोई लग्जरी लाइफ में आप देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। या कोई ऐसे सार्वजनिक चीजों में दे रहे हैं, लाइफ अपनी वापस जी रहे हैं। तो आखिर यूएस कैसे बना? हम बात करते हैं ना कि वो सबसे ताकतवर देश कैसे है, हम तत्काल का उदाहरण दे रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, उनके 100 साल के इतिहास में नहीं जा रहे हैं। हम तत्काल के उदाहरण दे रहे हैं कि जब उनके लगातार के 3 बार के राष्ट्रपति 57 साल से कम उम्र में राजनीति छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और एक सामान्य जीवन यापन करते हैं, तब वो देश तरक्की कर रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम मरते दम तक अपने देश के लोगों को कंधे पे ढो रहे हैं। भाई राजनीति कोई ऐसा विषय नहीं है,
वो कोई व्यवसाय नहीं है कि जिसमें आप आइए और पैसा कमाइए। पैसा कमाना है तो आप जाइए, बहुत जगह आपके पास मौसम बिजनेस कीजिए, ठीक है, करिए, जॉब कीजिए, और आप अपने अंतिम दम तक उस पर रहिए, कौन मना कोई कर रहा नहीं। है। लेकिन ये सार्वजनिक जीवन है, आपको देश की राजनीति को निर्धारित करना है। तो अगर आप उसमें इस तरह की चीजें करेंगे, अपने लोगों को, अपने युवाओं के, अपनी प्रतिभाओं का अगर आप शोषण करेंगे, तो देश कैसे तरक्की करेगा? तो फिर ये सुधरेगा कैसे? कैसे? क्योंकि संविधान ये कहता है कि परिसीमन होना चाहिए, अनुच्छेद 82 में संभवतया इसका जिक्र है। उसके बाद अगर हम देखें तो 50 साल बीत चुके हैं, जनसंख्या के आधार पे चीजें होनी है। जनगणना 21 में होना था, नहीं हुआ, संभवतया अब हो जाए। अगर इस बार भी नहीं होता है, डिलिमिटेशन की चर्चा भी नहीं होगी, क्योंकि जनगणना होगी तभी तो जाकर के चीजें आगे बढ़ेंगी। देखिए, मैं इसी बात की बात कर रहा हूँ कि जैसे इस पे जो रोक की सीमा है वो अप्रैल 26 में खत्म हो रही है, ठीक है। तो अगर अप्रैल 26 के बाद इसको बढ़ाया जाता है तो 25 साल के लिए बढ़ती है, तो 2051 तक ये पहुंच जाती है। और अगर इसको नहीं बढ़ाया जाता है तो जो जनसंख्या भी अगर गणना होती है उसके आंकड़े के बाद ये लागू हो जाएगा। तो मेरा ये सबसे पहली बात चीज है कि जो चीजें हो गई उसको हम लोग नहीं बदल सकते। हम लोग इतिहास जाके नहीं बदल सकते कि 1976 में ऐसा क्यों किया गया। बिल्कुल, हम वर्तमान में हैं तो वर्तमान को हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर डिलिमिटेशन लागू हो जाता है तो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि सीटें बढ़ेंगे, जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे, नए लोग राजनीति में आएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि हम महिला आरक्षण के बिल की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम महिला आरक्षण बिल पास करते हैं और उसके साथ भी ये कंडीशन लगा देते हैं कि महिला आरक्षण बिल तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन होगा। तो अगर डिलिमिटेशन नहीं होगा तो महिला आरक्षण बिल कैसे लागू होगा? हुआ है। तो सवाल ये उठता है ना कि हम उस मंशा की बात कर रहे हैं जो मैं बार बार कर रहा हूं कि इस देश की राजनीति को अपने लोगों के साथ राजनीति करने की जरूरत क्या है। क्या आप इतने डरे कुचले हो गए हैं, आपकी स्थिति वो हो गई है कि आप अपने लोगों के कंधे पे बैठ कर राजनीति करेंगे और आप उनको मतलब मौका भी नहीं देंगे? भाई, आप हर फील्ड में आप बात करते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम अलग अलग जगहों पे गए, हम चांद पे चले जाते हैं, तो वो चीज आप राजनीति में क्यों नहीं ला पाते हैं? राजनीति में कोई नया रिफॉर्म देख रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज क्या है कि आप अधिकारों की बात कर रहे हैं। आज आप देश में देख रहे हैं कि सारे नेता दलित चिंतक बने घूम रहे हैं, सारे लोग संविधान की बात कर रहे हैं, तो ये संविधान में नहीं है। दलित का रिजर्वेशन होता है, राजनीति में एससी एसटी को रिजर्वेशन प्राप्त है। आज भी लोकसभा की 131 सीटें रिजर्व हैं दलितों के लिए। परिसीमन पर रोक लगा के तो उन्हीं का अधिकार मारा गया। जितने लोग दलित चिंतक बने घूम रहे हैं वो उस बात पे क्यों नहीं उठाते हैं कि परिसीमन होगा तो उनको फायदा हो रहा है? रुद्र भाई, एक हार्श सच्चाई ये भी है, संविधान 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 चिल्लाना बहुत आसान है, लेकिन संविधान की प्रतियां शायद ही, मैं ये कहता हूँ, 543 लोकसभा के सांसद और 245 राज्यसभा के सांसद, सभी सांसदों को संविधान के बारे में भी नहीं पता होगा, उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। ये सच्चाई है। उनको कैसे पता होगा? जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि जब कंपटीशन होता है तो उससे क्वालिटी निकल करके आती है, और जब क्वालिटी निकल करके आती है तो वो अपने जो ज्ञान विवेक और जो अपने शक्ति से चीजों के विकास का योगदान देती है। जब वो नहीं होगी, जब मुझे पता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा किसी से कंपटीशन ही नहीं, हम हैं, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, हम ब्रह्मास्मि। तो जब उसके बाद जब आपका जिस दिन ये आपके अंदर विचार आ जाता है उसी दिन से पतन होता है। बिल्कुल, राजनीति इसी विचार से तो प्रेरित हुई। आज हम उस जो पतन की स्थिति में हैं, जहां हम पहुंच गए हैं कि देश की राजनीति को लोग इस नजरिए से देखने लगे हैं, घृणित दृष्टि से। आप अगर किसी से सामाजिक तौर पे बोल दीजिए कि हम राजनीति में हैं, तो हो सकता है कि लोग आपसे डरना शुरू कर दें कि कल के डेट में कुछ दिक्कत परेशानी न हो जाए। तो सवाल ये है कि आप ऐसा बना देते हैं, जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी। हम अपने लोकतंत्र की बात करते हैं, हम पूरे विश्व में घूम घूम करके कह रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और उसी लोकतंत्र में हम अपने ही लोगों का गला घोंट रहे हैं। भाई, आज एक बात बताइए कि हमारा देश इस बात को कह रहा है कि हम 2047 में विश्व में विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे, विकसित देशों के लिस्ट में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? उसका आप एक ब्लूप्रिंट बताइए। ब्लूप्रिंट कैसे? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं आप जैसा बनना चाहता हूं तो मैं आपसे बेहतर ना करूं तो कम से कम आप जैसा तो कर पाऊंगा, तो वो सीख तो कम से कम मुझे लेनी चाहिए। आज पूरे विश्व का कोई एक ऐसा देश आप बता दीजिए जिसने डिलिमिटेशन पे रोक लगाई है?
कोई नहीं। हमने अपना संविधान अधिकतर अमेरिका और ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन और अमेरिका ने क्या डिलिमिटेशन पर रोक लगाई है? नहीं लगाई। वहां सबसे ज्यादा अगर पूरे विश्व में एक सांसद पर संख्या है तो अमेरिका में है, जो कि 6 लाख है। हमारे देश में 30 लाख है और हमको विकसित बनना है। 6 लाख की जनसंख्या पे उनका एक सांसद चुना जाता है, हम 30 लाख की जनसंख्या पे चुन रहे हैं। और अगर आप यूरोप में चले आ जाएंगे तो उनकी संख्या 1-1.5 लाख तक है और कम है। तो सवाल ये उठता है कि जब आप भाई देश किससे चलता है? अगर हम सरकारों की बात करते हैं तो सरकार कैसे चलती है? इन जनप्रतिनिधियों की। हमारे देश का संविधान यही कहता है कि जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और उसी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन होता है और उसी के आधार पर देश चलता है। तो जब हम अपने प्रतिनिधियों का ही चयन नहीं कर पा रहे हैं तो हम देश के लोकतंत्र की बात कैसे करते हैं? आज भी हम 1971 की जनसंख्या के आधार पर अपने जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं तो 90 करोड़ की जनसंख्या है कौन? वो लोकतंत्र का तो हिस्सा ही नहीं हुई, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि 54 करोड़ के संख्या पर चुने जा रहे हैं तो जो 90 करोड़ एक्स्ट्रा लोग हैं वो लोकतंत्र में कैसे हुए? वो तो आप मान लीजिए जबरदस्ती का वोट डालने जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपकी संख्या नहीं बढ़ाई गई ना। नहीं। अगर मैं आपका चुनाव करने के लिए उत्तरदायित्व तो ही मेरा नहीं है और मैं आपको चुन रहा हूं तो मैं कौन सा अपना काम कर रहा हूं? मेरे काम का तो कोई हुआ नहीं, क्योंकि वो संख्या उस जनसंख्या पे थी। उसके बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति का उसका प्रतिनिधित्व है कहाँ? तो जब आपका प्रतिनिधित्व ही नहीं है तो आप लोकतंत्र का हिस्सा कैसे हुए? और हम बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ठीक है रुद्र भाई, अब देखिए, एक पक्ष ये है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन देश की सभी पार्टियां, क्योंकि हमारा देश जो है वो अगर हम देखें तो 4 हिस्सों में, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जिसमें दक्षिण की तमाम पार्टियां, क्योंकि हाल में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने एक सर्वदलीय मीटिंग भी वहां की थी। उन्होंने साफ कहा कि डिलिमिटेशन हम नहीं चाहते और नहीं होने देंगे। मतलब क्योंकि उन्होंने आबादी कंट्रोल की तो उसका उन्हें नुकसान, तो ये कैसे सधेगा? क्योंकि दक्षिण को भी आपको साथ लेकर चलना है। उन्होंने अगर आबादी कंट्रोल की है तो उसकी सजा उन्हें नहीं मिल सकती है। देखिए, ये जो है ना, यही सबसे बड़ा इसका मजाक है। ये दक्षिण उत्तर जनसंख्या का कोई इशू ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चीजों को खराब करने के लिए, बदलने के लिए, एक लॉजिक देने के लिए है। मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। पहली चीज तो क्या है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या की, ठीक है, तो आज उत्तर प्रदेश में 30 लाख की जनसंख्या पे एक सांसद है, केरल में 17 लाख की जनसंख्या पे एक सांसद है। तो इसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। स्टालिन जी इस पे बात इसलिए कर रहे हैं कि वो भी दूसरी तीसरी जनरेशन के नेता हैं, ठीक है, उनकी जमीन खिसकती है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है कि विधानसभा भी तो होती है, परिसीमन विधानसभा में भी होता है। बिल्कुल। विधानसभा में क्यों परिसीमन नहीं इस देश में कराया गया? क्योंकि विधानसभा में तो उत्तर दक्षिण की कोई लड़ाई ही नहीं है। जब नहीं लड़ाई है तो अगर मेरी नीयत साफ है, मैं कह रहा हूं कि उत्तर दक्षिण की लड़ाई पे हम उसको साइड में रख देते हैं कि चलिए लोकसभा का हम परिसीमन अभी तक भी तो 50 साल से रोके ही हैं, अभी तो कौन से कर दिए, अभी तो चर्चा भी नहीं हुई। दो इसमें बड़ा देखिए मजाकिया तथ्य है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो विधानसभा में परिसीमन हो सकता है। आर्टिकल 170 कहता है कि विधानसभा की सीटें भी हो सकती हैं परिसीमन में। तो विधानसभा में अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा, बिहार की विधानसभा या राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, किसी की भी विधानसभा की सीटें अगर बढ़ाई जाएं तो केरल, तमिलनाडु, आंध्रा को क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं तो नहीं पड़ता है तो ये क्यों नहीं किया गया 50 सालों में? अगर जिनका ये तर्क है, मैं कह रहा हूं ये तर्क को मैं खारिज करता हूं, उस पर भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन अगर वो तर्क मैं मान लेता हूं कि आपके तर्क में वजन है, बड़ापन है, तो मैं मान लिया, तो विधानसभा में क्या है, इसकी क्या लॉजिक है? इसको क्यों नहीं किया गया? क्योंकि विधानसभा भी तो इस देश में होती है और उसको भी किया जाना है, वो नहीं होता है। दूसरी चीज एक गौर करिएगा, आज तक हमेशा वो व्यक्ति ज्यादा आवाज उठाता है जिसका नुकसान ज्यादा हो रहा है, जिसका फायदा हो रहा है वो आवाज नहीं उठाता है। दक्षिण को अब तक डिलिमिटेशन पे रोक का फायदा हो रहा है, 50 सालों से उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन पे रोक लग गई तो उसका प्रतिनिधित्व तो अब उनके यहाँ अगर 17 लाख की आबादी पे एक सांसद हैं और यूपी में 30 लाख पे हैं तो उनको तो फायदा हो रहा है 50 साल में। लेकिन जो ये उत्तर के राज्य हैं जिनका 50 साल में नुकसान हो रहा है, आप एक प्रदेश का कोई भी नेता आप बता दीजिए उत्तर का जिसने कहा कि डिलिमिटेशन होना चाहिए।
ये क्यों नहीं कह रहे हैं? भाई स्टालिन की बात को मैं मान रहा हूं, उनका शंका जायज है। एक तो उनका परिवारवाद की जो राजनीति है उस पर चोट पहुंचेगी कि दूसरे तीसरे जनरेशन की राजनीति वो कर रहे हैं, तो और दूसरे उनकी सीटें कम होने की जो आशंका है उसको भी मैं मान लेता हूं, तो आवाज तो उठा रहे हैं। लेकिन उत्तर वालों की आवाज क्यों नहीं निकल रही? जिनको फायदा होना है उनको तो नुकसान होना है, नुकसान होने वाला इंसान आवाज उठा रहा है, लेकिन जिसको फायदा होना है वो आदमी चुप्पी क्यों साधे हुए है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो सवाल ये है कि ये हर व्यक्ति की एक चाल है, जितने राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्योंकि इस देश की राजनीति को अगर आप गौर से देखेंगे तो हर प्रदेश में 2-3 परिवारों ने पूरी राजनीति पे कब्जा कर रखा है। ये एक प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की हर राजनीतिक दलों की यही स्थिति है। तो वो चाहते ही नहीं है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। आप बात मैं क्या कह रहा हूँ कि आप डिलिमिटेशन मत कराइए, आप डिलिमिटेशन पे एक चर्चा करा दीजिए संसद के सत्र में। देश तो जान जाए ना कि डिलिमिटेशन पे रोक का आधार क्या था और डिलिमिटेशन पे रोक लगाने से देश को फायदा क्या हुआ, ये संसद बता दे। भाई पक्ष विपक्ष वहां चर्चा कर ले। बहुत सारे मुद्दों पर आप देख रहे हैं कि संसद की कार्रवाई रोक दी जा रही, विशेष सत्र का मांग किया जा रहा है। देश की एक इतनी बड़ी राजनीतिक समस्या जिसको 50 सालों से एक बंद डब्बे में रखा गया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करा दी जाती? मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप एक बार संसद में इस पर चर्चा करा दीजिए। देश का हर व्यक्ति को अगर ये पता चल जाए कि उसके साथ 50 सालों में क्या किया गया है, तो इस देश के राजनीतिक दलों की स्थिति आप देखिएगा क्या होगा। उनको जिस बात का डर है उनका डर जायज है, क्योंकि आपने 50 सालों में इतना बड़ा अपराध किया है कि आप जनप्रतिनिधियों को आने नहीं दिए। भाई आज एक वोट की बात हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल, हम एक वोट के कटने पर हम जंग छिड़े हुए हैं, हम पूरे देश में राजनीति में भूचाल आया हुआ है। लेकिन जहां आप एक बात बताइए कि लगभग 200-250% जनप्रतिनिधियों को ही हमने आने नहीं दिया, देश की राजनीति से ही उनको गायब कर दिया, उसके बाद उस पर हम चुप्पी साधे बैठे हैं। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़े इस देश के साथ अन्याय हुआ है और कितनी बड़ी साजिश है। और मैं कहता रहा हूँ 3 व्यक्तियों का तो इतना बड़ा नुकसान है कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी सबसे ज्यादा इस देश में बात होती है। भाई आज बात हो रही है दलित की, दलित चिंतक, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है और उनकी सीटें तो बढ़नी कंपलसरी होती है, अगर बढ़ती तो। बिल्कुल, बाकी किसी को फायदा हो ना हो उसको आप भूल जाइए, उनकी तो सीटें बढ़ेंगी। महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है, तो महिला आरक्षण बिल अगर 33% अभी के हिसाब से है, परिसीमन के बाद उनकी भी तो सीटें सीधे 3 गुना बढ़ जाएगी। तो लगभग अगर हम बात करते हैं कि अगर परिसीमन के बाद 29 लोकसभा चुनाव हो जाए तो 400 सीटें महिलाओं की होगी। तो आप एक बात बताइए, वो क्यों चुप हैं? सवाल तो ये उठता है ना, बाकी लोगों को फायदा डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, कौन चुनाव लड़े कौन जीते कुछ करे उसको भूल जाइए, इन लोगों को तो सीधे सीधे फायदा होने वाला है ना। लेकिन ये लोग चुप्पी साधे क्यों हैं? और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है इनडायरेक्टली वो युवाओं का हुआ, क्योंकि युवाओं को देश की राजनीति से बाहर कर दिया गया, उनका इंटरेस्ट खत्म कर दिया गया। आज कोई भी देश का युवा देश की राजनीति में नहीं आना चाहता है। जबकि आप आजादी के बाद की बात करेंगे तो आजादी की लड़ाई या आजादी की लड़ाई के बाद के देश की राजनीति में अगर हम बात करेंगे तो 3 चुनावों तक युवाओं का प्रतिनिधित्व 30% था। क्यों था? कुछ तो रहा होगा। भाई देश के युवाओं ने देश की अगर राजनीति में अगर अपनी भागीदारी दिखाई थी तो कुछ करके दिखाया था ना, वो चुनाव जीत करके आए थे। ऐसा नहीं है कि केवल हम ऐसी बात कर रहे हैं, आंकड़ों में है कि 3 चुनावों में देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व 30% था, उसको आज खत्म कर दिया गया। 3 परिसीमन हुए, उसका लाभ मिला, उसके बाद से परिसीमन खत्म, युवा दूर। जितने देश की राजनीति में जितनी भी कुरीतियां आई हैं वो डिलिमिटेशन पर रोक के बाद ही आई हैं, क्योंकि आपने जातिगत समीकरण बनाए, क्योंकि सीटें फिक्स हो गई, एरिया फिक्स हो गया, आपने जातिगत समीकरण बनाए, उसी के आधार पर आपने अपने जातिगत समीकरण बना लिए। उसी के आधार पर आपने देखा होगा कि देश में जातिगत राजनीति हुई, जाति के नाम पर पार्टियां बनी और अभी भी उसी आधार पर बनी हुई हैं। भाई नेता किसी जाति का तो होता नहीं है। बिल्कुल भैया, आप चुनाव में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप चुन लिए जाते हैं तो आप हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं, अगर मैं आप वोट नहीं देते हैं तो यही तो लोकतंत्र है। बिल्कुल। तो लेकिन ये समीकरण बनाया गया ना जातिगत, सारे जातिगत नेता उसी के बाद पैदा हुए क्योंकि सीटें फिक्स थी। तो मैंने क्या कहा कि जो हमारे देश के संविधान बनाने वाले थे वो बहुत बारीकी से इस बातों को जानते थे। इस देश का नहीं, हर देश के लोगों ने, हर देश में इस व्यवस्था को बनाया गया है, क्योंकि जब सीटें बढ़ेंगी,
एरिया बदलेगा तो कंपटीशन आपका रहेगा। आपको समीकरण बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्चुअल में काम करके लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो जब आप एक्चुअल काम करेंगे तो तभी देश का विकास होगा। आप बताइए, हमसे देश आजाद, बाद में आजाद हुए देश हमसे बहुत आगे निकल गए। कैसे निकल गए? क्योंकि उन्होंने पारदर्शिता रखी। और जब हम पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, आज आप बताइए कि बिहार का चुनाव अभी चल रहा है तो इसलिए हम उस पर बात कर रहे हैं। पहले राजनीतिक व्यक्ति के पास पार्टियां जाती थी। आपने देखा होगा कि लोग, पार्टी के लोग चल के जाते थे कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ते थे, क्योंकि उनका जनाधार होता था। आज आप क्या देख रहे हैं कि पार्टी के बाहर लोग रो रहे हैं, रात भर रुके हुए हैं, क्योंकि आज व्यक्ति के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है, आज पार्टी के नाम पे वोट पड़ रहा है। जब आप अपने क्षेत्र में काम किए होते, आप बताइए, निर्दलीय भी तो जीता जा सकता है। बिल्कुल। तो आपकी वो क्षमता क्यों नहीं है? क्यों आपने देश की राजनीति को पार्टी के आधारित कर दी जाए? भाई, लोकतंत्र का मतलब क्या है? हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। बिल्कुल। हमारा चुनाव प्रधानमंत्री के लिए हम चुनाव नहीं चुनते हैं, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो जनप्रतिनिधि कौन होगा? जो हमारे बीच हो, हमारे लिए बेहतर किया होगा, वही होगा। हम पार्टी के नाम पर वोट कैसे देने लगे? अगर अभिषेक जी अच्छे व्यक्ति हैं तो हम अभिषेक जी को वोट देंगे, हम क्या किसी भी पार्टी से हो। और अभिषेक जी अगर खराब व्यक्ति हैं तो किसी पार्टी विशेष के होने के लिए मैं क्यों अभिषेक जी को वोट दे दूंगा? तो ये जो बदलाव आया है इसीलिए हुआ क्योंकि पहले व्यक्ति आधारित राजनीति होती थी। आपने देखा होगा कि देश में बड़े बड़े उत्कृष्ट व्यक्ति हुए हैं, बड़े बड़े नाम हुए हैं जो चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीत करके आए हैं और वो जनता के बीच रहे हैं। लेकिन उसको एक कॉर्पोरेट में क्यों बदल दिया गया? हम बार बार बात करते हैं कि राजनीति एक कॉर्पोरेट की तरह चल रही है। भाई, पार्टी कार्यालय में कुछ लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, तो ये जनप्रतिनिधि कैसे हुए? भाई, राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क होता है कि लोकतंत्र में माना जाता है कि जनता की आवाज सरकार उठाती है, राजतंत्र में होता है कि राजा की आवाज ही सब कुछ है। तो अगर राजनीति में कुछ लोग ही पूरी तरह से व्यवस्था पे कब्जा कर लें और उसी के आधार पर, जैसे आपने देखा होगा कि आज के डेट में एक बहुत आम सी परंपरा है कि मुख्यमंत्री से लेके प्रत्याशी तक का चुनाव ऐसे ही हो रहा है। और आज एक बात बताइए, कितनी बड़ी विडंबना है कि देश के लोकतंत्र में हम चुनाव के बीच में जाकर के प्रत्याशी कौन लड़ रहा है हम नहीं जानते हैं। ये भी सच्चाई है। आप ये बताइए कि जो लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच वो व्यक्ति होना चाहिए ना कि जो 5 साल 10 साल से हमारे बीच काम कर रहा हो ना। अब अगर एकाएक मान लीजिए कि मुझे कल के डेट में और आपने ऐसी बहुत घटनाएं देखी होंगी कि जिस दिन नॉमिनेशन होना है उसके 2 घंटे पहले प्रत्याशी तय हो रहा है। ये इसका क्या लॉजिक होता है? तो आप थोपे जा रहे हैं ना। तो आप राजनीति को, लोकतंत्र को राजतंत्र में तो आप बदल ही दिए हैं। और अगर ये जो मेरी आशंका है, अगर ये 26 को बढ़ा करके 51 कर दिया जाएगा तो राजनीति में चौथा जनरेशन आ जाएगा। तो ये राजनीति का क्या, ये तो मतलब हम तय ही मान करके चलें, क्योंकि हम इस समय बैठे हुए हैं कि 2025 खत्म होने वाला है, महीने 2 महीने बचे हैं और अप्रैल 2026 यानी 3 से 4 महीने उधर, जिसकी चर्चा अभी तक कहीं नहीं हो रही है, वो लगता है रुद्र भाई की लागू हो जाएगा। नहीं, मैं तो पूरी तरह से इस पे सहमत हूं कि लागू नहीं होने वाला है। मैं इस बात पे, जो आपने पहला सवाल पूछा कि मैं क्यों काम कर रहा हूं, मेरे देखिए हमेशा क्या होता है कि एक नागरिक का उत्तरदायित्व केवल ऐसा नहीं होता है कि आप देश में चुनाव लड़िए या सेना में जाकर के देश के लिए बलिदान दीजिए। एक राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी मेरी भी है और आपकी भी है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन इस देश के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि जिसकी वजह से देश को इतना नुकसान हुआ, तो उस पर किसकी तो बोलना चाहिए। अगर देश का आम जनमानस, देश का युवा, इस देश का दलित, जो वंचित वर्ग की बात हम कर रहे हैं, इस देश की महिलाएं अगर अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको लोकतंत्र में आस्था भी रखनी चाहिए। वो मान लेना चाहिए कि इस देश में राजतंत्र है। बहुत सारे ऐसे देश में हैं जो आज भी राजतंत्र से चल रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश आप देखिए, उसमें सैनिक शासक लग जाता है, क्योंकि जब जनता अपने अधिकारों के लेकर के अगर वो सचेत नहीं है या अपने अधिकारों को लेकर वो अगर आवाज नहीं उठा सकती है, तो उसको लोकतंत्र में रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र तभी बनता है जब लोगों की आस्था उस पे हो, और लोगों की आस्था तभी होती है जब आप उसको अपना समझते हैं। क्योंकि ये चुनाव के बाद देखिए, एक देश में बहुत बड़ी भ्रांति है कि वोट देना आपका अधिकार है। वोट देना अधिकार नहीं है, वोट देना आपका कर्तव्य है।
अधिकार ये नहीं है, ये तो आपका कर्तव्य है। अधिकार ये है कि उससे द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो सही तरीके से काम करे, इस पे नजर रखना आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आपने इस किसी लाइन को एक बार फिर से आप दोहराइएगा रुद्र भाई, क्योंकि नैरेटिव इस तरीके से सेट कर दिया गया है कि वोट देना आपका अधिकार है। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं ना, अधिकार कैसे हुआ? ये हमारा कर्तव्य है ना। अगर हम अपने पिताजी के पैर छूते हैं तो हमारे पिताजी का ये अधिकार है हमारा, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि लोकतंत्र तभी बनता है जब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो ये तो कर्तव्य हुआ ना। अधिकार ये हुआ कि आप उससे काम करवाइए, वो काम करवाइए जिसके लिए आपने उनको वहां बैठाया है, ये अधिकार है। हमने उल्टा नैरेटिव सेट किया, और किसने सेट किया? उन्हीं नेताओं ने सेट किया जिन नेताओं ने इस डिलिमिटेशन पे रोक लगाई। क्योंकि वो हमारे मन में इस चीज को डालते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बाकी लोगों को आप छोड़ दीजिए, जो लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो नेताओं के पैरों में बैठे हुए हैं, जो वहां गिड़गिड़ा रहे हैं, वो अपने अधिकार क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो पूछ लें बस एक सवाल कि डिलिमिटेशन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि देश की राजनीति की दिशा बदल जाएगी। आज देश का हर युवा, हर दलित, हर महिला सिर्फ यही केवल एक सवाल बस पूछ ले कि डिलिमिटेशन लागू क्यों नहीं हुआ। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस देश का कोई भी राजनीति का व्यक्ति इस सवाल का अगर जवाब दे दे कि 50 सालों से डिलिमिटेशन पर रोक क्यों लगाई गई, आप देख लीजिएगा देश बदल जाएगा। कारण क्या है कि हम उन चीजों पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो हमारे देश के वास्तविक मुद्दे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप रहिए, मैं रहूं, कोई भी रहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना तो चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर 543 को हटा करके एक व्यक्ति हो जाए तो ये लोकतंत्र बचेगा। तो जब हम 1450 हो सकते थे, हम विधानसभा में 1200 लोग हो सकते थे, तो हम क्यों कम हैं? और उसको रोकने के पीछे जो ये मंशा के साथ है लगाया गया, और अगर उसी का जनता समर्थन कर रही है तो हम लोकतंत्र में हैं कहाँ? तो हम तो मान चुके हैं। क्योंकि हम अगर गुलामी से मुक्त ही नहीं हुए, और हम कहते रहे हम तो नहीं मुक्त हुए, वो लोग तो मुक्त थे जिन लोगों ने 3 डिलिमिटेशन 20-25 साल तक लागू करा, क्योंकि वो देश की आजादी के बाद गुलामी से निकले थे, तो वो गुलामी में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद तो हम लोग गुलामी को अपना ही लिए हैं। हम मान चुके हैं कि भाई कि यही लोग हमारे करता धरता, और इन्हीं के आधार पर देश चलेगा। कुछ जो लॉजिक ये भी दिया जाता है कि संसाधन हमारे पास उस तरीके से नहीं है। अब जैसे नए संसद भवन का जो निर्माण ही हुआ है, कहा जा रहा है कि लगभग 850 सांसदों के बैठने की जगह है, उससे ज्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे। ये सारे फिजूल की लॉजिक्स जो हैं वो जनता के दिमाग में क्यों दी जाती है? देखिए, आज एक बात बताइए, सांसद भवन कब बना? अभी 1-2 साल पहले बना। तो इसकी आकार को और बड़ा क्यों नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता था ना। बिल्कुल। आज आप एक बात बताइए कि हम बात करते हैं कि हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने एक्सप्रेसवे हाईवे बना दिए, इसकी कॉस्टिंग आप निकालिए कितनी होती है? तो इसकी कॉस्टिंग का 5% भी नहीं लगता है इन चीजों को करने में। आज आप एक बात बताइए, आजादी के 75 साल बाद हमको गुलामी से मुक्ति मिली कि हम पुराने संसद से नए संसद में आए। ये हमारी देश की राजनीति की सोच है। आप नई दिल्ली में जाते होंगे, कितनी नई बिल्डिंगों को आप देख रहे हैं जो सरकारी बिल्डिंगें हैं। अंग्रेज अगर 100 साल पहले एक विजन रख करके एक राजधानी का निर्माण कर सकते हैं, और देश की आजादी के बाद जब हमको पूरे विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, तो हम उसके 75 साल बाद एक संसद भवन बनाते हैं। और अब जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, अब वो चल रहा है। तो सवाल यही विजन की मैं बात कर रहा हूँ। आज आप देख लीजिए कि इस देश की बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं कि 100-150 साल पुरानी बिल्डिंगों में चल रही हैं। तो क्यों चल रही हैं ऐसा? आप व्यवस्था परिवर्तन की तरफ क्यों नहीं आगे जा रहे हैं? मैं एक और उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। हम लोग नोएडा में रहते हैं, विकास अभिषेक जी, की अगर नोएडा के समय जब नोएडा की स्थापना हुई, उसके बाद से आप 2 शहरों से नोएडा को कंपेयर करिए, नोएडा, सिंगापुर और दुबई, और आप आजमा करके देख लीजिए कि हम उसमें किस स्थिति पे खड़े हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि हम अपने देश के बारे में बता सकता हूं कि नोएडा सबसे बुरे हाल में। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं ना कि पूर्ण रूप से औद्योगिक विकास के लिए और पूरी तरह से एक नए बदलाव के साथ एक शहर का निर्माण किया गया था। लेकिन 50 साल बाद आप इस शहर के बारे में पूछिए और जानिए, और उस 2 शहरों को उसी के समय समानांतर आप देख करके देखिए, तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि हम इस देश के बारे में सोच क्या रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई कि इस देश का कितना काला धन विदेशों में है।
कैसे चला गया? क्योंकि वही लोग हैं जो देश से चीजें बाहर, हम अपने देश को बेहतर बनाने की सोच कहाँ रहे हैं? अगर बनाने की सोच रहे होते तो यहीं पैसे लगाते। बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं ना। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है कि सत्ता उन लोगों के पास है जो देश के लेकर के गंभीर नहीं है। राजनीति में वो लोग हैं जो देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और अगर वो देश के बारे में सोच रहे होते तो सबसे पहले हर खेल का एक नियम होता है। बिल्कुल। अगर राजनीति एक खेल है तो इसका भी एक नियम होगा, क्योंकि खेल को महान खिलाड़ी बनाता है। बिल्कुल। अगर क्रिकेट में आप बताइए आज हॉकी की दुर्दशा क्यों है? क्योंकि हॉकी के पूरे 10 साल के मैं बता रहा हूं, अगर आप बहुत करीब से भी जानते होंगे तो भी आप 2-4 खिलाड़ी नहीं बता पाएंगे पिछले 10 सालों में। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हॉकी ने ऐसे खिलाड़ी नहीं दिए जो खेल को बड़ा बना सके। आज क्रिकेट क्यों बड़ा हो गया है? आज फुटबॉल क्यों बड़ा हो गया है? क्योंकि उसको फुटबॉल नहीं बड़ा बना रहा है, उसके खिलाड़ी बना रहे हैं। वो खिलाड़ी उस खेल को इतना बड़ा बना देते हैं कि जिसमें आपकी रुचि होती है। राजनीति के खेल में खिलाड़ी कहाँ है? क्योंकि आपने खिलाड़ियों को आने ही नहीं दिया। आप वही लंगड़े लोगों के साथ उस खेल को खेल रहे हैं, तो खेल में मजा कैसे आएगा? बिल्कुल। हमने सौरव गांगुली की कैप्टनसी देख ली, फिर सचिन की कैप्टनसी देख ली, फिर धोनी की कैप्टनसी देख ली, विराट की कैप्टनसी देख ली, रोहित की देख ली, और फिर अब शुभमन की देख रहे हैं। मतलब पिछले 20 सालों में, 25 सालों में 7 कैप्टन, 8 कैप्टन बदले, लेकिन राजनीति में जो 30 साल पहले कैप्टन थे वो आज भी कैप्टन है। तो मैंने क्या कहा कि जब तक आप लोगों को, नए लोगों को नहीं लाएंगे। आप एक बात बताइए, एक छोटी सी बात है, इस आईपीएल में बहुत बड़ी बात हुई कि एक 14 साल का लड़का आता है और उसने क्या धूम मचाई। कैसे हुआ ये बात? अगर उस 14 साल के बच्चे को आप खेलने ही न दीजिए तो कैसे पता चलता कि उसके अंदर वो क्वालिटी है, प्रतिभा है? तो जब हमने क्या किया, मैंने क्या कहा, जहां से देश चलता है, जहां से हम नीतियां बनाते हैं, देश को आगे बढ़ने की कार्य योजना जहां तय होती है, वहां तो हमने लोगों को आने ही नहीं दिया। तो जब आने नहीं देंगे, जब आपके पास क्वालिटी नहीं है, तो आप किसके साथ आप आगे बढ़ेंगे? उन्हीं घिसी पिटी लोगों के साथ बढ़ेंगे कि जिनको कुछ पता ही नहीं है, और नहीं पता है तो उसको क्या निर्णय लेंगे? हम ये माने कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि जैसा आप बार बार भी कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा जहां होगी वहीं चीजें छन करके बेहतर आएंगी। उस प्रतिस्पर्धा को धीरे धीरे करके हमारे देश के युवाओं से खत्म कर दिया गया कि आप राजनीति की तरफ तो देखो मत, ये कर दिया गया। बिल्कुल यही किया गया। मैं इसमें एक और उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूं। मैं देखिए, देश की राजनीति में परिवारवाद की एक तरह से अगर आप बात करते हैं तो नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आती हैं। लेकिन मैं इंदिरा गांधी को इसलिए परिवारवादी नेता नहीं कहता हूं क्योंकि उन्होंने राजनीति में केवल नेहरू जी के होने की वजह से उनका नहीं कद बढ़ा, उनके निर्णय, उनके तरीके, उनके काम करने के जो तरीके हैं उनकी वजह से हुआ। इस बात को मैं मानता हूं क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता थी। परिवारवाद कैसे होता है कि इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। क्या इंदिरा गांधी जी के बाद कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तत्काल उनके मृत्यु के बाद देश का प्रधानमंत्री बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था, क्योंकि राजीव गांधी तो राजनीति में थे भी नहीं। मैंने क्या कहा, थे नहीं थे। तो अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? मैं ये बस सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उनकी कार्य क्षमता पे मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र था तो इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? और भी लोग रहे होंगे जो लगातार उनके साथ काम कर रहे होंगे, बड़े लंबे समय से काम कर रहे होंगे, वो बन सकते थे। तो ये एक शुरुआत है जो राजनीति को जकड़ती है और ये दूसरे को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि परिवार, आप जैसे आपने देखा होगा कि लालू जी के बाद राबड़ी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? भैया आप समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद में परिवार थोड़ी होता है। आप अगर जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं तो अगर हम किसी कारणवश अगर आप जेल जाते हैं या कोई भी परिस्थिति बनती है तो आपके पार्टी में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेवल के नेता होते हैं, उनको आप बना सकते हैं। आज भी मान लीजिए उसके बाद तेजस्वी यादव ही पार्टी संभाल रहे हैं या जो भी और राजनीतिक दल में, पूरे देश की बात में एग्जाम्पल के तौर पर क्यों है। और आज भी आप एक बात बताइए कि जो भी मान लीजिए, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ, सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुए हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ परिवारवाद की वजह से। नहीं तो आप एक बात अपने देश में बताइए कि राजनीति में आपको लगता है कि कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकता है? कोई नहीं।
क्यों नहीं ये बन सकता है? संभव ही नहीं है वर्तमान परिस्थिति को नहीं, मैं देखते इसी हुए। बात के लिए ना, क्योंकि आप कंपटीशन, अगर मैं कह रहा हूं कि 25 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अगर सांसद बन जाता है और अपने कार्यों के द्वारा वो 25 साल का अनुभव हासिल कर लेगा, जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए 50 साल की उम्र में जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब आप उसको 25 साल की उम्र में आने देंगे तब ना। भाई आज एक बात बताइए कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं या किसी भी एग्जाम की, किसी भी परीक्षा, किसी भी नौकरी की बात करते हैं, तो उसमें एक एंट्री का टाइम होता है ना। बिल्कुल। कि भाई आदमी बोलता है कि जो आदमी 20 साल 21 साल की उम्र में यूपीएससी में आएगा, 22-23 साल में वो रिटायरमेंट तक सेक्रेटरी बन सकता है, क्योंकि वो प्रमोशन का एक लेवल होता है, धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं होता है कि अब अभिषेक जी गए और 60 साल की उम्र में चीफ सेक्रेटरी बन गए, नहीं होगा ना। नहीं, लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिस्टम मैं सुबह उठा, हो सकता है मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटी हो, वो कैलिबर हो। कोई भी व्यक्ति, परिवारवाद की बात ही नहीं होती, कोई किसी के अंदर क्षमता हो सकती है, बिल्कुल, क्षमता किसी के अंदर हो सकती है, वो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन केवल व्यक्ति के नाम पर अगर आप को थोप दिया जा रहा है तो ये राजनीति नहीं है। ये, इसको राजनीति और लोकतंत्र का आप नाम मत दीजिए। आप अपनी क्षमता साबित करिए ना। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, आप 10 जनरेशन तक रहिए, इतनी क्षमता हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो होनी चाहिए ना। राजनीति पार्ट टाइम नहीं है। आज एक सांसद के ऊपर अगर 30 लाख लोगों का उत्तरदायित्व है तो दूसरा काम कैसे कर सकता है? आप 30 लाख की संख्या सोच रहे हैं कितनी बड़ी होती है? 30 लाख लोगों की आवाज है आप, ये मजाक नहीं चल रहा है। क्योंकि इतनी आबादी के तो कई देश हैं। मैंने वही बात कहा ना कि 30 लाख लोगों की अगर आप आवाज हैं तो आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भाई हमारे राजतंत्र में ये व्यवस्था है और ये परिभाषा उसकी थी कि अगर किसी राज्य में एक अगर प्रजा भूखी सो रही है तो राजा को खाना खाने का अधिकार नहीं है। ये राजतंत्र की मैं बात कर रहा हूं। तो लोकतंत्र में 30 लाख लोगों की आवाज जो है, अगर कोई व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है तो उसको सांसद होने का अधिकार है। तो आप ये सोचिए कैसे वो सुन पा रहा होगा 30 लाख लोगों की आवाज? तो नहीं सुन पा रहा है, और उस के बावजूद भी अगर हम मौन हैं और हम सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा कर रहे हैं तो ये कितनी खोखली बात हो रही है। तो एक वेब सीरीज है, मैंने देखा था, पिल्स नाम का सीरीज है। उसमें एक डायलॉग है कि अंधेरे में मरने से अच्छा है शोर मचाया जाए। तो क्या आईयुवा इस चीज के लिए तैयार है कि डिलिमिटेशन के लिए शोर मचाया जाएगा और आवाज वहां तक पहुंचाई जाएगी जहां तक पहुंचनी चाहिए? देखिए अभिषेक जी, हमारे पिताजी एक बात कहते हैं कि अगर कोई बात आपको लगती है, आपको समझ आ जाती है या आपको लगता है कि कुछ चीज गलत है, तो वो सबसे पहले व्यक्ति आप होने चाहिए कि जो उसके खिलाफ या उसको बेहतर बनाने के प्रयास में आगे बढ़े। क्योंकि अब आपको समझ में आई तो आप दूसरे को क्यों समझाते हैं? आप खुद करिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन देश के लिए एक अभिशाप है, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले उसमें अगर आवाज उठेगी, सबसे पहले कोई बात होगी तो मेरी होनी चाहिए। और जो मैं, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए अभिषेक जी प्रयास करें या न करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक राष्ट्र के नाते, एक व्यक्ति के नाते, और जो मेरा राष्ट्र का कर्तव्य है, अगर मुझे ऐसा लगता है तो उसके लिए, जैसे एक लाइन किसी ने कहा है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जला लें। तो वो प्रयास अगर हम करें या आप करें तो ये शुरुआत होती है। वो कहां तक जाती है वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर गलत है तो गलत के खिलाफ बोलना चाहिए, अगर सही है तो सही के साथ खड़ा होना चाहिए। यही सबसे बड़े एक नागरिक होने का कर्तव्य है। राष्ट्रभक्ति राष्ट्र के प्रति यही होती है। हर नागरिक का यही कर्तव्य होता है कि आप सही के साथ खड़े रहिए, गलत का आप विरोध करिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। यही लोकतंत्र है। अगर इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हम लोकतंत्र के अस्तित्व को नहीं जानते हैं, हम लोकतंत्र को नहीं समझते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की ही भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसमें हर व्यक्ति को माना जाता है कि आप लोगों के लिए चुने गए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए। तो मेरा, इसीलिए मैं इस बात पे ज्यादा मान करके आगे बढ़ता हूं कि अगर आपको लगता है कि चीजें गलत हो रही हैं तो जिस तरीके से आप प्रयास कर सकते हैं, एक अपने संवैधानिक दायरे में आपको वो प्रयास करना चाहिए। और उसका क्या परिणाम आता है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। अपना प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो प्रयास मैं अपने तरीके से करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आखिर में रुद्र भाई, हमारे चैनल के जरिए क्या मैसेज आप क्या देना चाहेंगे इस देश के युवाओं को, महिलाओं को और दलित को? क्योंकि
जैसा आपने समझाया, डिलिमिटेशन ना होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है, मैं दलित तो नहीं कहूंगा, लेकिन महिलाओं और युवाओं को, और इस देश की रीढ़ अगर है तो वो युवा हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए अभिषेक जी, मेरा ये मानना है कि 50 साल जो बीत गए हैं उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान में भी इस चीज़ को लेकर के सचेत हो जाते हैं और हम देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए अगर हम इस चीज़ को समझ के सोच के आगे बढ़ाते हैं कि डिलिमिटेशन लागू हो जाए, जिससे हर व्यक्ति को, हर एक, चाहे युवा हो, महिला हो, दलित हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक समान अवसर मिलना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर समान अवसर मिलेगा तो देश का विकास होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिषेक जी एक बात कहकर जाना चाहता हूँ कि अगर डिलिमिटेशन इस देश में 26 में लागू हो जाता है, आप आने वाले 25 सालों की जो हम बात कर रहे हैं कि 2047 में देश विकसित होगा, उससे 5 साल पहले हम अपने देश को विकसित कर लेंगे, क्योंकि हमारे देश के युवाओं में, महिलाओं में या हमारे देश के लोगों के अंदर वो क्षमता है कि जो पूरे विश्व के हर जगह पर जाकर के अपनी काबिलियत का उन्होंने झंडा गाड़ रखा है। तो देश की राजनीति को वो इस तरह से बना देंगे कि पूरा विश्व देखेगा कि जो 75 साल के लोकतंत्र में हमारा देश नहीं कर पाया, वो 25 साल के अंदर कैसे कर पाता है। तो ये क्षमता है हमारे देश के लोगों के अंदर। लेकिन मेरा यही सबसे आग्रह है, सबसे निवेदन है कि कृपया राजनीतिक चीज़ों से ऊपर हटिए, पार्टी की राजनीति से बाहर आइए। राष्ट्र किसी पार्टी से नहीं बनता है, राष्ट्र किसी व्यक्ति से नहीं बनता है, राष्ट्र हम सबसे मिलकर के बनता है। और अगर हम सबको इस बात से को ऐसा लगता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, तो उसकी आवाज़ सबको उठानी चाहिए। वो एक आवाज़ है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं या कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि जब आवाज़ उठेगी, बात होगी, इस पे चर्चा होगा, तो जब सबसे बेहतरीन लोग हमारे देश की राजनीति में आएंगे तो सबसे बेहतरीन देश हमारा बनेगा। और जिस चीज़ की हम बार बार कल्पना करते हैं कि हम लोग आज़ादी कितने दिनों बाद भी इस स्थिति में हम लोग उससे निकल पाएंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे जिसमें हम अपने आप को विश्वगुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबसे ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब चीज़ आपको सामने होती हुई दिखाई देगी। इसलिए सबको मिलजुल करके इस पर प्रयास करना चाहिए कि किसी न किसी तरह से इस बार डिलिमिटेशन की जो रोक है उसको नहीं बढ़ाया जाए। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आई युवा के साथ हैं, और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये आवाज़ उन लोगों तक पहुंचे जहां तक ये आवाज़ जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं रुद्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, डीलिमिटेशन एक ऐसा विषय है जिस पे चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आई युवा ने यह ठाना है कि इस पर चर्चा हर देशवासी को करनी चाहिए, और ये आवाज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने इस पर रोक लगा रखी है। हमारी भी यही उम्मीद होगी कि आई युवा की आवाज वहां तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।